हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुशाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज की इस क्लास में हम जानेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। ये एक बायोलॉजी का टॉपिक है और इसमें हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं कि जो इंसान है, हम लोग जो है किस तरीके से सांस लेते हैं और इस सांस के द्वारा जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन के द्वारा जो है कैसे हमारे अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हमारे अंदर जो एनर्जी बनता है वो एटीपी के रूप में बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, किस तरीके से भोजन को तोड़ा जा रहा है, इसके बारे में। तो जो एयर हम इनहेल करते हैं, जो एयर हम ले रहे हैं जिसमें मेनली ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद जो है ये भोजन को तोड़ देता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं मेनली ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है और तोड़कर बनाया जाता है एनर्जी। ठीक है, तो इस पूरा जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एयर इनहेल कर रहे हैं और फिर जो है एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को अगर डिफाइन करें तो रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो रेस्पिरेशन क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। अब देखो, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी दो तरीके का, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। तो अगर हम स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन के लिए बात करें तो रेस्पिरेशन कैसा है? तो रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा? कैटाबॉलिक प्रोसेस में किसी सब्सटेंस को तोड़ा जाता है। जब किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है तो उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ होता है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है? जब कोई नया चीज बन रहा है तो उसको एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें भोजन को तोड़ा जाता है और तोड़कर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब देखो, जैसे कि हम लोग सुनते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, तो क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही है? तो ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की बात करें तो दोनों में अंतर होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो ब्रीदिंग है वो पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब हुआ जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं। अब देखो, ऑक्सीजन हम ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली छांट के ले रहे हैं, हम लेते हैं पूरा एयर ही है, लेकिन उसमें मेनली यूज क्या होता है? तो उसमें मेनली यूज किया जाता है ऑक्सीजन का। तो जो हम एयर ले रहे हैं और साथ ही साथ जो एयर रिलीज कर रहे हैं, जो हम एयर रिलीज करते हैं उसमें मेनली पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। और ये जस्ट पहला स्टेप है। कैसे पहला स्टेप है? क्योंकि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो अंदर गया लंग्स के द्वारा और लंग्स उसको जो है भेजेगा जिस भी बॉडी पार्ट तक जाना है, और वहां पे जाकर वो ऑक्सीजन क्या करेगा? वो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करेगा, फूड को तोड़ देगा और तोड़कर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है, सांस लेना और फिर इस सांस के द्वारा जो है भोजन को तोड़ना, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें भोजन को तोड़कर जो है एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? एरोबिक का मतलब होता है भोजन को ब्रेक डाउन किया, जो फूड है, फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाने को तोड़कर एनर्जी बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक, एनएरोबिक की बात करें तो एनएरोबिक में क्या है? भोजन को तोड़ा जा रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली अगर बात करें एग्जांपल को लेके, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? तो जैसे कि प्रोकैरियोट्स हो गए, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, या फिर फंगी हो गया, तो इन सब में जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। बैक्टीरिया, फंगस, इन सब में। एरोबिक की बात करें तो एरोबिक किसमें होता है? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। ज्यादातर प्लांट और एनिमल में जो है एरोबिक ही होता है।
और इसमें क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, फंगी, ये सब। तो ये चीजें हैं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ बैक्टीरिया या फंगी में होता है। कभी कभी ह्यूमंस के अंदर भी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। कब हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा? तो जब हम लोग ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग या फिर स्प्रिंटिंग या फिर कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे मसल्स में जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और जब मसल में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो मसल क्या करेगा? मसल जो है बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो हमारे अंदर भी बिना ऑक्सीजन के जो है एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, बस कभी कभार जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब जो है मेनली ये किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसके बारे में। अब देखिए जैसे अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पे भोजन कैसे टूटेगा? तो मान लो जो भी भोजन है ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के कैसे टूटता है? तो मेनली अगर बात करते हैं जैसे कि फंगस में, तो फंगस में क्या होगा? ग्लूकोज जो है टूट जाता है किसमें? इथेनॉल में, साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहां पे एनर्जी जो बनता है बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसे बात करें जैसे कि ह्यूमंस के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उस दौरान ग्लूकोज कैसे टूटेगा? तो जब इंसान के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उस दौरान ग्लूकोज कैसे टूटता है? तो ग्लूकोज टूटता है लैक्टिक एसिड में। उस दौरान जो ग्लूकोज टूटता है वो लैक्टिक एसिड में टूटता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज टूटेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में जो टूटता है, और यही लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और जिसके चलते क्या होगा? जिसके चलते जो है मसल पेन वगैरह जो है देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीजें हैं। उसके अलावा तो ये तो हो गया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मान लो जब प्रेजेंस में टूटेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से जो है रेस्पिरेशन होता है, इस तरीके से जो है भोजन को तोड़कर जो बनाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं फंगस या बैक्टीरिया में तो क्या होगा? मेनली इसमें ग्लूकोज टूटता है और देता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। वही अगर बात करते हैं इंसान वगैरह में अगर हो रहा है बिना ऑक्सीजन के, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होगा? तब ग्लूकोज टूटेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। हालांकि दोनों ही केसेस में एनर्जी का जो प्रोडक्शन है ये बहुत कम होता है, लगभग 2 ATP के बराबर जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अगर बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में तो क्या होगा? ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। यहाँ बात करें तो यहाँ लगभग जो है 38 ATP जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से जो है ग्लूकोज टूट रहा है। ओके, ये चीजें हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे मोड ऑफ रेस्पिरेशन को लेकर कि अलग अलग जानवरों में जो है रेस्पिरेशन का तरीका कैसे है, ठीक है, किस तरीके से जो है वो रेस्पायर करते हैं इसके बारे में। जैसे कि बात करें अगर फिशेस को लेकर, तो मछलियां जो होती है ना, मछलियां कैसे सांस ले रही हैं? तो मछलियां सांस लेती हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो फिश में कैसे रेस्पिरेशन होता है? तो फिश में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है? तो फिश में रेस्पिरेशन होता है गिल्स के द्वारा।
ठीक है। गिल्स होते हैं साइड में, जो मेनली जो है पानी से वो मेनली पूरा वाटर लेता है और वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उसको यूटिलाइज करता है खाने को तोड़ने के लिए, फूड के ब्रेकडाउन के लिए वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है ना, उसका इस्तेमाल करता है। और जब गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा तो इस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। गिल्स के द्वारा जब रेस्पिरेशन होगा तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इसी तरीके से बात करेंगे फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है इसमें अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग तरीके से जो है रिस्पायर कर सकता है, अलग अलग तरीके से गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है। जैसे कि बात करें, मेनली फ्रॉग एक एम्फीबियंस है, तो ये पानी में भी पाया जाता है और जमीन पे भी रहता है। तो जब पानी में रहेगा तब ये सांस कैसे लेगा? तब ये सांस लेता है स्किन के द्वारा, मॉइस्ट स्किन के द्वारा। अपने स्किन के द्वारा जो है ये गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो जब मॉइस्ट स्किन के द्वारा करता है तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। साथ ही साथ जो है ये बकोफ्रेंजियल लाइनिंग जो होता है फ्रॉग का, जो ये रीजन है ना बेसिकली, इसको बोलते हैं बकोफ्रेंजियल लाइनिंग। तो इसके द्वारा भी जो है ये रेस्पायर कर सकता है। उसके अलावा जब ये जमीन पे आएगा तो जमीन पे ये रिस्पायर करता है बाय लंग्स। लंग्स की मदद से जो है फ्रॉग सांस लेता है। तो जब लंग्स की मदद से लेता है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग जो है ये तीनों तरीकों से जो है सांस ले सकता है। मॉइस्ट स्किन से भी लेता है, बकोफ्रेंजियल लाइनिंग, बकोफ्रेंजियल लाइनिंग यहाँ की जो लाइनिंग है उसके द्वारा, उसके अलावा जो लंग्स के द्वारा सांस लेता है। इसे अगर इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स में जो होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जिसको स्पाइरकल्स बोलते हैं। तो इनकी वजह सांस होता है। अगर इंसानों की बात करें ह्यूमंस, तो ह्यूमंस कैसे सांस ले रहे हैं? तो ह्यूमंस जो सांस लेते हैं लंग्स की मदद से। हमारे अंदर क्या है? लंग्स होता है, लंग्स की मदद से जो है सांस लिया जा रहा है, और लंग्स की मदद से जब सांस लिया तो उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से अलग अलग जानवरों में जो है अलग अलग तरीके से सांस लिया जाता है। अगर बात की जाए प्लांट्स, प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, तो प्लांट्स में क्या देखोगे कि उनके पास कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, कोई एक ऐसा अंग नहीं है जो मेनली रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके। प्लांट का हर एक पार्ट अपना खुद का रेस्पिरेशन कर सकता है। जैसे कि जो लीव्स होता है तो पत्तों में पाया जाता है स्टोमाटा, स्टोमाटा की मदद से जो है वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करें रूट्स, तो रूट्स जो है वो रूट हेयर की मदद से जो एयर में जो ये सॉइल में जो एयर है उसको लेते हैं। और इसी तरीके से स्टेम की बात करें तो स्टेम में जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको लेंटिसेल्स कहा जाता है। तो लेंटिसेल्स की मदद से स्टेम जो है ये सांस लेता है। तो अलग अलग पार्ट जो है प्लांट में अलग अलग तरीके से रिस्पायर करता है। अब हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किन चीजों को मिला के बना हुआ है? हम क्या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मेन जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है कौन सा है? वो होता है लंग्स। जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा है क्या है? लंग। ठीक है, ये जी। अब देखो क्या, सबसे पहले हम लोग कैसे एयर लेते हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसका हम बात करते हैं। तो नाक है हमारा, नाक जो नॉस्ट्रल्स होता है, जो होल्स है मेनली, ये हेल्प करते हैं इनहेल करने में। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स के द्वारा जो है नाक, यहाँ पे है नॉस्ट्रल, ये हो गया नॉस्ट्रल। तो नॉस्ट्रल के द्वारा जो है एयर अंदर जाता है। अब नाक में गया तो नाक पर ये नली है बेसिकली, जिसको बोलते हैं नसल चैम्बर। ये क्या है? ये जो नाक में नली है इसको बोलेंगे नसल चैम्बर। नसल चैम्बर की बात करें तो नसल चैम्बर में क्या है? जैसे जस्ट ओपनिंग होता है नॉस्ट्रल का, वहां पे हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो जो हेयर और म्यूकस होता है नॉस्ट्रल, ये नसल चैम्बर में, वो क्या करता है? उसका काम होता है जो भी डस्ट वगैरह है, जो भी गंदगी, अगर मान लो हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो जो भी गंदगी जा रहा है, डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी, इसको वो ट्रैप कर लेता है और उसको बाहर फेंक देता है। जैसे छींक या खांसी के द्वारा जो है उसको बाहर निकाल देता है। तो नसल चैम्बर में क्या है? एयर और म्यूकस है, और ये हेयर और म्यूकस क्या करते हैं? ये जो है डस्ट वगैरह को, धूल मिट्टी को ट्रैप करके बाहर फेंक देते हैं।
उसके अलावा जो है नसल चैम्बर में प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का काम होता है किसी भी स्मेल को सूंघना, कोई भी जो खुशबू या बदबू है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये जो नसल चैम्बर इसमें पाया जाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है कोई भी खुशबू या बदबू को सूंघने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक। उसका देखो क्या आगे बढ़ने तो इधर से आ रहा है हमारा बकल कैविटी, मुंह का जो कैविटी है बकल कैविटी, और इधर से ये नसल चैम्बर आ रहा है। दोनों जहां मिलता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो उसको बोला जाता है फेरिंग्स। ठीक है, जहाँ पे नसल चैम्बर और बकल कैविटी दोनों मिलता है, इसको फेरिंग्स कहते हैं। अब देखो क्या, जो बकल कैविटी का एंड है ना, यहाँ पे एक गोला सा कुछ लटका है, जैसे मुंह खोलोगे तो मुंह के अंदर ही कुछ ऊपर से नीचे की तरफ गोला सा लटका हुआ नजर आता है, जिसको कहा जाता है उल्वा। ये जो मुंह में गोला सा लटका हुआ है इसको बोलते हैं उल्वा। और उल्वा करता क्या है? उल्वा की बात करें, उल्वा का काम होता है टू क्लोज नसल चैम्बर ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब हम लोग घोटते हैं कोई भी चीज तो ये क्या करता है, ये नसल चैम्बर को बंद कर देता है। ठीक है, ये नसल, तो ये जो है नसल चैम्बर को बंद कर देता है जब भी हम लोग किसी चीज को घोटते हैं। तो उल्वा जो है ऊपर की तरफ बंद हो जाता है ताकि खाना सीधे सीधे गल जाए। तो उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखो क्या, जैसे ही फेरिंग्स खत्म होता है तो ये दो पार्ट्स में बट गया। एक पाइप जो है आगे की तरफ जा रहा है, एक पाइप जो है पीछे की तरफ जा रहा है। तो जो पाइप पीछे की तरफ से जाता है ये हो गया फूड पाइप, ये हो गया फुट पाइप। और आगे की तरफ से जाता है वो है हमारा विंड पाइप। विंड पाइप की शुरुआत में ही क्या देखोगे, विंड पाइप का जो शुरुआत होता है इसको बोलते हैं लैरिंग्स, या फिर इसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो शुरुआत में ही क्या है, ये जो शुरुआत होता है इसको बोलते हैं लैरिंग्स। और लैरिंग्स में क्या पाया था, मेनली लैरिंग्स होता है यही साउंड बॉक्स के रूप में काम करता है। ये जो है कार्टिलेजेस से प्रोटेक्टेड होता है। कार्टिलेज एक तरह का हड्डी बेसिकली बोल सकते हो, सॉफ्ट हड्डी, लचीला। तो मेनली जो है ये कार्टिलेज से प्रोटेक्टेड होता है, और ये वॉइस बॉक्स की तरह कार्य करता है। जो साउंड का पिच वगैरह होता है ये सब डिपेंड करता है लंबाई और उसका कितना जो है डायमीटर है, उसके अनुसार पिच जो है वो डिसाइड है। किसी का आवाज तीखा है, किसी का आवाज जो है एकदम से हार्श होता है। तो ये चीजें, तो लैरिंग्स के बाद जो देखोगे ये है विंड पाइप, जिसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। विंड पाइप या फिर ट्रैकिया, ये भी जो है कहीं कहीं कार्टिलेज से कवर्ड होता है, ये भी जो है कहीं कहीं कार्टिलेज से प्रोटेक्टेड होता है। उसके बाद ये जो विंड पाइप है ये दो भागों में बढ़ जाता है। विंड पाइप जो है ये दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको बोला जाता है ब्रोंकी। ओके, ब्रोंकी होगा, फिर आगे जाके जो है प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरीके से फर्दर बढ़ जाता है, और फाइनली छोटे छोटे जो बनते हैं इसको बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं एंड होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको कहा जाता है एल्वियोली। ये जो गोला गोला है इसको कहेंगे एल्वियोली। ओके, तो इस तरीके से जो है ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली, ये सब मिलकर मेनली हमारा पूरा जो है लंग्स तैयार करते हैं। ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली जो है ये सब मिलके जो है हमारा लंग्स तैयार करते हैं। ओके, उसके बाद बात करें तो लंग्स जो है ये आउटर मोस्ट जो इसका सरफेस है वो दो लेयर में बटा हुआ है, और आउटर कवरिंग को कहा जाता है प्लूरा। लंग्स के आउटर कवरिंग को क्या कहेंगे, तो लंग्स के आउटर कवरिंग को कहते हैं प्लूरा। ओके, तो ये चीज़ है। तो ये जो है बाहर वाला होता है पैरिटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और अंदर वाला जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। बाहर वाला जो है ये क्या होता है, ये चेस्ट कैविटी से ढका रहता है। अच्छा, तो बात करें लंग्स लोकेट कहाँ हो रहा है, तो जैसे देखो क्या हमारे शरीर में जो कहीं कहीं कैविटी होते हैं, गैप्स होते हैं, खाली जगह। ठीक है, तो जैसे ऊपर वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी या फिर थोरेटिक कैविटी। ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं चेस्ट कैविटी या थोरेटिक कैविटी। तो लंग्स कहाँ है, लंग्स होता है ये चेस्ट कैविटी में होता है। ओके, उसके अलावा जो है जस्ट देखोगे ये जो है एक मस्कुलर लेयर पे सपोर्ट करता है लंग्स, और इस मस्कुलर लेयर को बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है,
और ये डायफ्राम जो है चेस्ट कैविटी और इसके नीचे होता है पेट वाला जो कैविटी है जहाँ पे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम जो होता है ये सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। तो डायफ्राम सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, उसके वजह लंग्स को सपोर्ट दे रहा है। तो जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा। ओके। और क्या देखोगे, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ खाली जगह होता है जिसमें पाया जाता है फ्लूइड। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो है खाली जगह होता है जिसमें पाया जाता है कुछ फ्लूइड, और इस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड की बात करें तो प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? तो प्लूरल फ्लूइड जो है, एक तो ये प्रेशर मेंटेन करता है, लंग्स के अंदर जो है प्रेशर मेंटेन करने में सहयोग करता है, और दूसरा जो है ये फ्रिक्शन को कम करता है। ओके। तो प्लूरल फ्लूइड क्या कर रहा है? देखिए प्रेशर मेंटेन करता है इंसान, जैसे कि मान लो जो बलून है, तो बलून को जब फुलाते हैं तो क्या होता है? फूलता है। फिर जैसे ही आपने मुंह उसका छोड़ दिया तो क्या हुआ? पूरा हवा निकल जाए तो बलून भी पूरा पचक जाता है। लेकिन हमारे लंग्स के साथ वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लंग्स जब एक्सहेल करते हैं, जब एयर बाहर रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि लंग्स पूरा पचक गया है, तो वो अपने शेप एंड साइज को मेंटेन रखता है। तो क्यों मेंटेन करता है? तो मेनली कहेंगे प्लूरल फ्लूइड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लंग्स को साइज मेंटेन करने में। अच्छा, एक और चीज, जो लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, लैरिंग्स का जहाँ पे खुलता है बेसिकली, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। जहाँ पे लैरिंग्स खुल रहा है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और ये जो ग्लॉटिस है ना, एक पत्ते की तरह स्ट्रक्चर से ढका रहता है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो ग्लॉटिस जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से ढका रहता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा? ये जो एपिग्लॉटिस होता है, जैसे हम जब घोटते हैं ना, तो घोटते समय जो ये खाना विंड, आगे विंड पाइप है, तो हो सकता है जैसे ही घोटोगे खाना तो खाना विंड पाइप में जा सकता है। लेकिन खाना अगर विंड पाइप में गया तो ये हमारे लिए हानि करेगा। तो खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? अगेन, इट क्लोजेस ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing। तो ये जो है ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है स्वेलिंग के साथ, जब घोटते हैं किसी भी लिए। ओके। और यहाँ पे जो विंड पाइप है ना, ये थोड़ा सा जो बाहर की ओर निकला रहता है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है मेनली मेल्स में, फीमेल उतना नहीं निकला होता है, मेल्स में जो है एडम्स एप्पल। मेनली देखो ये क्यों निकलता है? तो ये जो है हार्मोनल चेंजेस के कारण निकलते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति प्यूबर्टी में जाता है आफ्टर जो है 12-13 ईयर्स एज, तो क्या होगा कि मेल्स में जो है, जो मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये कहीं ना कहीं जो है इसको प्रोट्रूड बाहर की तरफ निकालने में सहयोग करता है। वहीं फीमेल्स में जो है ये उतना निकला हुआ नहीं रहता है। ठीक है। तो ये चीज है। तो ये हो गया हमारा जो है पूरा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये लंग्स जो है ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। एक और चीज क्या है, जो राइट लंग होता है वो 3 लोब्स में बटा होता है। जो राइट लंग होता है वो 3 लोब्स में बटा होता है, जिसमें जो है सुपीरियर हो गया, मिडिल, सुपीरियर हो गया, मिडिल हो गया और इंफीरियर। वहीं अगर बात करते हैं लेफ्ट लोब के, लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग सिर्फ 2 ही भाग में बटा हुआ है। लेफ्ट लंग सिर्फ 2 लोब्स में बटा हुआ है, दैट इज सुपीरियर और इंफीरियर। यहाँ बात करें सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। ठीक है। अच्छा, बीच में ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं मेडियास्टिनल गैप। ये जो मीडियास्टिनल गैप होता है इसका क्या काम है? तो इसी गैप में हमारा हर्ट एकोमोडेट करता है। मीडियास्टिनल गैप में ही जो है इसी जगह पे जो है हर्ट रहता है। ठीक है। तो ये चीज है। और यहाँ पे देखोगे जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट लंग जो है बेसिकली उस साइड जो आपको देखेंगे थोड़ा सा झुका होता है, क्योंकि हमारा हर्ट एकदम बीच में होता है और थोड़ा सा ये टिल्ट होता है लेफ्ट साइड, तो इस कारण जो है यहाँ पर गैप दिख रहा है। तो ये मीडियास्टिनल गैप है, और ये मीडियास्टिनल गैप क्या करता है? इस जगह पे जो है मेनली हर्ट लाई करता है। ओके। तो ये चीज है। तो देखो ये जो लंग्स और हार्ट हमारे हैं ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो इनको सुरक्षा देना अनिवार्य है।
तो इनको सुरक्षा कैसे दिया जा रहा है? तो इनको सुरक्षित किया जाता है बाय रिब केज। रिब्स के द्वारा जो है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या होता है आगे जो हमारे पास है, देखो क्या चेस्ट बोन होता है जिसको स्टर्नम कहते हैं। आगे एक चेस्ट बोन है जिसको यहाँ पर मंडिज होता है, स्टर्नम कहते हैं। और ये जो स्टर्नम होता है ये आगे से रिब्स को होल्ड किए रहता है और पीछे से रिब्स जो है जुड़े रहते हैं बाई बैकबोन। ठीक है, आगे से स्टर्नम से जुड़े हुए हैं रिब्स और पीछे से जो है बैकबोन से जुड़े हुए हैं। और हमारे अंदर जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जो है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, जिसमें से मेनली जो है बात किया जाए तो 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं। ओके, बाकी 3 जो है फॉल्स रिब्स और 2 रिब्स जो है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। तो इंसान के अंदर क्या है, 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। जिसमें से बात करें तो 7 पेयर जो है ये ट्रू रिब्स होता है। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्टली अटैच होता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या हुआ? स्टर्नम का मतलब जो आगे की हड्डी है ना, ये वहां पर बस तो इस हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। तो ये जो है डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होते हैं। तो उसके बाद 3 पेयर को बोला जाता है फॉल्स रिब। फॉल्स रिब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है तीनों पहले मिलते हैं तब जाके स्टर्नम में जुड़ते हैं, डायरेक्टली अटैच नहीं है। पहले तीनों मिलेंगे तब स्टर्नम में। और 2 पेयर जो होता है इसको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो आगे से जो रिब्स हैं वो स्टर्नम से जुड़े हैं और पीछे से जो है वो बैकबोन से जुड़े हैं। इस तरीके से ये जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं लंग्स के चारों ओर, और इस तरीके से लंग्स और हार्ट दोनों को ही ये प्रोटेक्ट करने में सहयोग करते हैं रिब केज। ओके, तो ये चीज है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे अंदर जो है किस तरीके से जो है, पहले बात करें ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरीके से जो हम लोग सांस लेते हैं इसके बारे में। सांस लेने में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है प्रेशर। कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब प्रेशर डिफरेंस किसके अंदर? तो प्रेशर डिफरेंस हमारे लंग्स के अंदर और आउटर एटमॉस्फेयर में। तो लंग्स का और आउटर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर डिफरेंस होगा तब जो है हम इनहेल या एक्सेल करते हैं। मेनली एयर कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करता है? तो एयर जब भी मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई से लो प्रेशर में मूव करेगा। तो सपोज करो अगर लंग्स के अंदर हाई प्रेशर हो गया, बाहर हो गया है लो प्रेशर, तो क्या होगा? हाई टू लो, बाहर की तरफ एयर रिलीज होगा, हम लोग जो है एक्सेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसी तरीके से अगर मान लो बाहर हाई प्रेशर है और लंग्स में हो गया लो प्रेशर, तो क्या होगा? अगेन हाई टू लो जो है एयर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है मेनली हम लोग इनहेल करते हैं। अब ये प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है? तो इसके लिए मेनली जो है 2 मसल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने में। अभी कौन कौन सी मसल्स हैं तो इसके बाद देखते हैं। पहला जो है ये है डायफ्राम मसल, और दूसरा जो है इंटरकोस्टल मसल। जो देखो मेनली 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो 2 मसल्स हैं जो हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में, एक है डायफ्राम मसल और दूसरा जो है इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम मसल क्या करता है? तो देखो नॉर्मली डायफ्राम मसल कैसे है? तो नॉर्मली डायफ्राम मसल जो है किस तरीके से ऊपर की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन देखो जब भी हमें लगा कि ब्रीथ करने का और जाएगा, जब भी लगा कि ऑक्सीजन चाहिए, उस दौरान क्या होगा? ये जो नॉर्मली ऐसे है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा नीचे की तरफ। ये जो डायफ्राम मसल है ये क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे को तनाव आएगा, इसलिए ना तनाव के चलते जो पहले ये ऐसे है अब जो है फ्लैट हो जाएगा। तो जिसके चलते क्या होगा? जिसके चलते हम देखेंगे कि लंग्स का साइज जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। जिसके चलते क्या होगा?
लंग्स का साइज जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स में क्या है कि गैप है, इस गैप को बोलते हैं इंटरकोस्टल। तो इनके बीच में भी कुछ मसल्स होते हैं जिनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। ये दो तरह की हो सकती हैं, एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो मेनली क्या है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है ये क्या करता है, तो ये लंग्स को जो है फॉरवर्ड की तरफ, जो चेस्ट कैविटी है ना, चेस्ट कैविटी को जो है फॉरवर्ड की तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ खींचता है, जिसके चलते क्या होगा, चेस्ट कैविटी की साइज ऊपर से नीचे की तरफ जो है बढ़ जाता है। और जब साइज बढ़ेगा तो हम क्या लेंगे मेनली, एक तो हो गया कि टॉप टू बॉटम और एक हो गया बैक साइड से फॉरवर्ड की तरफ। तो जिसके चलते क्या होगा, लंग का साइज जो है ये थोड़ा बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम के बढ़ने के चलते जो साइज बढ़ गया, तो साइज और वॉल्यूम बढ़ने के चलते क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घटेगा, और जैसे ही प्रेशर घटेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसके मुकाबले ज्यादा है अभी, तो क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ एयर आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली ब्रीदिंग में कौन हेल्प करता है, इनहेलेशन में कौन हेल्प करता है, तो हम क्या देखेंगे, इनहेलेशन के दौरान जो डायफ्राम मसल है, ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड जो मेनली ये साइज को बढ़ाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है साइज को बढ़ा देता है डायफ्राम मसल। डायफ्राम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स कैपेसिटी, लंग का जो साइज है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। सिमिलरली बात करेगा इंटरकोस्टल मसल बोलेगा, इसमें भी कौन सा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा फॉरवर्ड, बाहर की तरफ जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इंक्रीज कर देगा तो ये जो है मेनली चेस्ट कैविटी सेगमेंट डॉर्सोवेंट्रल, मतलब ऊपर से पीछे से ऊपर की तरफ जो ये साइज को बढ़ा देता है mainly। तो इस तरीके से दोनों जो मसल्स है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों मसल मिलकर क्या कर रहे हैं, ये दोनों मसल मिलकर जो है क्या करेंगे, वॉल्यूम जो है लंग्स का, इसको ये इंक्रीज कर देंगे। दोनों मिलकर इन्होंने क्या किया, साइज बढ़ा कर दिया। और साइज बढ़ा किया तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, प्रेशर जो है इंटरपल्मोनरी प्रेशर में, लंग्स के अंदर का प्रेशर ये घट जाएगा। और जब लंग्स लंग्स के अंदर का प्रेशर घट गया और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से जो है अंदर की तरफ सांस चला जाएगा। तो इस तरीके से सांस लिया जाता है। अगेन जब होगा कि ब्रीथ आउट करना है, जब एक्सपायर करना है नींबू, ठीक है, एक्सलेशन के दौरान, तो एक्सलेशन के दौरान क्या होगा, तो एक्सलेशन के दौरान होगा ये कि ये जो दोनों मसल, डायफ्राम मसल क्या करेगा, रिलैक्स, डायफ्राम मसल क्या करेगा, रिलैक्स। सिमिलरली जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये भी रिलैक्स करेगा, तो दोनों जब रिलैक्स करेंगे तो साइज वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा, तो वॉल्यूम घट गया, और जैसे ही वॉल्यूम घट जाता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर के बढ़ने के कारण जो है बाहर प्रेशर कम, अंदर प्रेशर ज्यादा, तो हम जो है एक्सेल करते हैं। तो इस तरीके से जो है मेनली इनहेलेशन और एक्सलेशन होता है। ठीक है, क्या जब हमें इनहेल करना होगा, सांस लेना होगा, तो क्या होगा, मेनली होता यह है कि जो डायफ्राम मसल है वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसके चलते ऊपर से नीचे की तरफ लंग का साइज बढ़ जाएगा। सिमिलरली जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये लंग्स को बाहर की तरफ खींचते हैं, बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो इससे लंग का साइज जो बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो है
प्रेशर घट जाएगा, और जब प्रेशर घटेगा तो जो है बाहर से एयर अंदर की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली जब एक्सेल करना है तो ये दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगे, और जब रिलैक्स करेंगे तो जो लंग का साइज है वो वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा, लंग का साइज डिक्रीज, और जैसे ही साइज डिक्रीज हुआ प्रेशर जो है वो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर भी बढ़ने के चलते जो है हम एक्सेल करते हैं। तो इस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है होता है लंग्स के लिए। ठीक, अगर बात की जाए नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को, हम लोग जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो नॉर्मली बात करें तो 1 मिनट में जो है आदमी, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन 1 सेकेंड। ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, छोड़, 1 मिनट, तो 1 मिनट में जो आप कितनी बार सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा, नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन 1 मिनट। तो ये चीज, तो ब्रीदिंग रेट कितना होता है, तो ये होता है लगभग 12 से 16 टाइम्स इन मिनट। तो 1 मिनट में जो है इंसान का, नॉर्मल इंसान 12 से 16 बार जो है ब्रीथ करता है। वहीं अगर बात करें तो ये देखो वैरी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सब में सेम रहेगा। जैसे जो बच्चा होता है, तो बच्चा जो होता है वो बहुत तेज सांस लेता है। तेज सांस क्या ले रहा है, क्या है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म है, वो अभी ग्रोइंग फेज में है, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, जिसके चलते जो है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए वो ज्यादा रिस्पायर करता है। तो उसमें जो है ब्रीदिंग रेट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके अंदर भी ब्रीदिंग रेट जो है बढ़ जाता है। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान भी जो है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग ज्यादा तेजी के साथ जो है सांस लेते हैं। तो इस तरीके से जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास में देखेंगे किस तरीके से जो है वॉल्यूम को तोड़ा जा रहा है, और बाकी जो कौन कौन से तरह के जो है